हेलो गैस, कैसे हो? आज और बढ़िया होंगे। तो बोट का पहला पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। आई होप आप सभी ने वो पार्ट देख रखा होगा। अगर नहीं देख रखा होगा तो क्या करो, डिस्क्रिप्शन में पिन है, जाके देख लेना। और ये पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो एंड तक इस पार्ट को देखना। और इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो कर लेना हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहे। तो फिर आज के एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सरदा को देखते हैं, जो कि बाजार से सब्जियां खरीद के घर जा रहे थे। तभी और बोट और बाकी सभी को देखते हैं, जो कि एक चलती हुई ट्रेन पर बैठे हुए थे। तभी उस ट्रेन से वो सभी उतर जाते हैं। बोट, यार आखिरकार तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? एक आप जैसा डेंजरस है। अरे कुछ नहीं होता, मैं हर समय ये सब करता रहता हूँ। ओ तो फिर तुम भी यहाँ पर हो सरदा, क्यों ना तुम हमारे साथ फिशिंग करने के लिए जाओ, क्योंकि इस ढक्कन ने कहा था कि ये कभी भी फिशिंग करने के लिए नहीं गया है, इसलिए हम इसलिए कि फिशिंग करने के लिए जा रहे थे। तो तुम ही हमें ज्वाइन कर सकते हो। मुझे तुम सभी को ज्वाइन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी मुझे घर जाके खाना बनाना है। और एक बात, तुम सभी ऐसा स्टूपिड जैसे हर समय ट्रेन के छत पर क्यों बैठे रहते हो? ट्रेन के अंदर क्यों नहीं बैठ सकते हो? इस तरह अगर तुम सभी में किसी को चोट लग जाए तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा और इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है, तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। नहीं, मुझे ट्राई नहीं करना। अगर मैं ट्राई करूंगा तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? उसके बाद अगले सीन में सकुरा एक ट्रिप पर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। तो वो सैरडा को कहते हैं कि तुम्हें छोड़ के मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। तो सैरडा कहते हैं कि आप चले जाइए, वैसे भी आपको बहुत समय बाद छुट्टी मिली है, तो आप जा सकती है। वैसे मोम, आप मुझे बताएंगे कि ये चीज किसका है और आप ये किसका लेके आई है? ओ, ये टेडी तो मेरे एक पेशेंट का है। उसने कहा था कि ये टेडी उसके लिए बहुत ही खास है, और ये थोड़ा सा फट गया था, इसलिए मैंने इसे सीलने के लिए अपने घर ले लाया। तो तुम मुझे ये टेडी दे दो, मैं चाहते हुए इसे दे दूंगा। तभी यहाँ पर इनो सकुरा को बुलाने के लिए आ जाते हैं और ये देख के सैरडा सकुरा को कहते हैं कि आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही उस पेशेंट को ये टेडी दे दूंगा। जिसके बाद अगले दिन सीने सभी बच्चों को पानी में चलने वाला जुस्से सिखाते हुए कह रहा था कि सभी अपने चाकरा का फोकस अपने पैरों में लगाओ, तभी तुम पानी में अच्छी तरह से चल पाओगे। पानी में चलने के लिए तो बोर्ड है ना सेंस, तो हमें एडजस्ट सीखने की क्या जरूरत है? तो सीनो अपने जुस्से से आगे पानी के लहर को थोड़ा सा तेज कर देता है, जिससे सभी बच्चे पानी में गिर जाते हैं। देखा बच्चे, अगर तुम सभी कभी भी बोट लेके समुद्र में जाओ और आगे तेज लहर से तुम्हारी बोट डूब जाए तो तुम सभी भी ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फिर सराटा जैसे अपने घर आते हैं हॉस्पिटल से, उस बच्चे का कॉल आती है कि वो टेडी बेयर उसके लिए बहुत ही खास है, तो आज ही उसे वो टेडी बेयर चाहिए। जिसकी वजह से सराटा स्टेशन में चली जाती है और ट्रेन के अंदर बैठे उसे उसकी मॉम का एक लेटर मिलता है, जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे लिखा हुआ था कि सराटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं स्टेज पर आ सकी और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पीछे तुम घर का बहुत अच्छा ख्याल रख रही हो। और इतने में स्टेशन आ जाता है तो सराटा हड़बड़ी में बाहर आ जाती है। तभी उसे याद आता है कि वो टेडी बेयर तो उसने ट्रेन के अंदर ही छोड़ दिया है। जिसके बाद हम बोट और बाकी सभी को देखते हैं, जो कि नदी के पास मछलियां पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन उनको वहाँ पर एक भी नहीं मछलियां मिले थे। तो बोट कहता है कि तुम फिक्र क्यों करो, तो मेरे पास एक सीक्रेट जगह है जहाँ पर मैं हर समय मछलियां पकड़ने जाता हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ पर मैं मछलियां जरूर मिलेंगी। इधर सराटा कुछ बिल्डिंग को देखती है और कहता है कि अगर मैं इन बिल्डिंग के ऊपर से जाऊँ तो मैं अगले स्टेशन में जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो बोट और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। तो सराटा अगले स्टेशन तक दौड़ के चली जाती है और इसे टिकट काउंटर पर एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो कि बहुत ही धीरे से टिकट को ले रहा था। तो सराटा उसकी थोड़ी मदद कर देती है, जिसके कारण उसका ट्रेन फिर से छूट जाता है। तो इस बार सराटा दौड़ के ट्रेन के छत के ऊपर चढ़ जाती है और वहां से देखते हैं कि यहाँ से विलेज का नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए बोट और बाकी सभी को ट्रेन के छत पर बैठने में इतना मजा आता था। वही इस ट्रेन के अंदर बोट और बाकी सभी भी बैठे हुए थे और शिकाटाई को कुछ गड़बड़ लगती है तो खिड़की से बाहर झाँक के देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इन सभी इडियट को इतने सारे ट्रेन में बस एक ट्रेन मिले थे सफर करने के लिए? क्या बात है शिकाटाई, कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे लगा था कि ट्रेन के छत पर कोई है और बहुत हद तक सराटा की जैसे लग रही थी। नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, सराटा ट्रेन के छत पर सफर करे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो चलो चेक करके देखते हैं। जिसके बाद उसे भी ट्रेन के छत पर आ जाते और उसे भी सराटा को ढूंढने लगते हैं। सराटा बाहर आ भी जाओ, हमें पता है कि तुम यहाँ पर हो, तो चुपके कोई फायदा नहीं है। सराटा तुम कहाँ पर हो? लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो सराटा है ही नहीं, लेकिन उनको वहाँ पर किसी के पैरों के निशान मिलते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पर कोई तो था। वही सराटा ट्रेन में लटक रही थी और वो देखते हैं कि उसका सामान अभी भी वहीं पर ही है जहाँ पर उसने रखा था। तो सराटा ट्रेन से नीचे कूद जाती है। अब मैं क्या करूँ? लगता है कि मुझे इस तरह से ट्रेन के छत पर जाना पड़ेगा जिससे कोई मुझे ना देख पाए, और खास करके बोर्ड और बाकी सभी से मुझे बच के रहना पड़ेगा। तभी सारडा पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर चोजो थी और चोजो ने सारडा की सारी बात सुन ली थी। तो सारडा चोजो को ये सारी बात किसी को ना कहने के लिए कही थी और चोजो सारडा को उस जगह पर ले आती है जहाँ पर सभी लोग अपना चीजें खो जाती है, तो यहाँ पर उनको वो चीजें मिल जाती है। वो तेरी चोजो, आज तो फिर से आ गया, तो बता आज तूने क्या खो दिया है? नहीं अंकल, मैंने कुछ नहीं खोया, बल्कि इसने अपना चीजें खो दिया है। फिर सारडा अपने सामान के बारे में कहने लगते हैं, मतलब वो वाला सामान नहीं बल्कि वो टेडी बेयर वाला सामान। तो स्टेशन मास्टर सारडा को अपना सामान दे देता है, लेकिन सारडा उस सामान को खोल के देखती है तो वो टेडी बेयर नहीं था, बल्कि कोई और ही
टेडी बेयर था। जिसके बाद सारदा और चोजो एक भूतिया सामान जिसका है उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उसे कई बार भी नहीं मिलता। तो चोजो सारदा को एक ऐसे मार्केट में ले आता है जिसे सारदा ने कभी नहीं देखा था। हेलो दादी, कैसे हो? मुझे लगा था कि आप टपक गए होंगे, लेकिन आपको जिंदा देख के खुशी हुई। वैसे मैं इस सामान के बारे में आपसे पूछने के लिए आया था। तुम्हें पता है ना चोजो, मैं फ्री में कोई काम नहीं करता, लेकिन तुम अगर मुझे वो चिप्स का पैकेट दोगे तो शायद मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ। ओ, तो फिर आपको ये चिप्स का पैकेट चाहिए? ठीक है, मैं ये चिप्स का पैकेट आपको दे दूंगा, लेकिन पहले हमारा काम तो कर दीजिए। ये डॉल हिडन वाटरफॉल से आई है। ऐसी डॉल को वहाँ के लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए नदी में बहा देते हैं। तो अब तो मैंने बता दिया, तो वो चिप्स के पैकेट तो मुझे दे दो। इसके बाद हम हिडन वाटरफॉल के लोगों को देखते हैं, जो कि वहीं पर एक बुढ़िया के पास शारदा की डॉल थी, और उस बुढ़िया शारदा की डॉल को नदी में बहा देने के लिए वहाँ के लोगों को दे देती है। इधर शारदा दौड़ते हुए हिडन वाटरफॉल के पास जा रही थी, और वहाँ पर जाके देखते हैं कि उन लोगों ने शारदा का टेडी बेयर नदी में बहा दिया था। तो वो शारदा फोकस करके पानी में चलने वाला जूस यूज करके उस पैकेज को पकड़ लेता है। तभी यहाँ से बोट और बाकी से भी आ जाते हैं, और बोटों को देख के शारदा का ध्यान भटक जाता है और वो पानी में गिर जाती है। इनों से ने भी तुमने कुछ सुना, ऐसा लगे कि कोई पानी में धराम से गिरा है। तभी शारदा पानी के अंदर से बाहर आती है। शारदा, तुम आखिरकार पानी के अंदर क्या कर रहे थे? बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, इसलिए मैं पानी के अंदर स्विमिंग कर रहा था। तुमसे इससे कोई प्रॉब्लम है? जिसके बाद अगले सीन में सकुरा अपना ट्रिप पूरा करके वापस घर आ गई थी, और शारदा को कह रही थी कि तुम मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। वैसे तुमने वो टेडी बेयर उसके मालिक को पहुंचा दिया है? हाँ, मैंने वो टेडी बेयर उसके मालिक को पहुंचा दिया है, और वो बच्ची उस टेडी बेयर को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद अगले सीन में बोर्ड हिमावरी की देखभाल कर रही थी, क्योंकि हिमावरी काफी ज्यादा बीमार थी। वही पास ही में एक फोटो थी, तो बोर्ड उसे उठे के देखने लगता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर नारुतो होकागे बनने से पहले अपने दोस्तों के साथ टल्ली होकर घर आता है। इरुका सन से देखना मैं होकागे बन के रहूंगा। शायद नारुतो ने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, इसलिए उसे याद नहीं है कि कल से वो ऑफिशियली होकागे बनने वाला है। वैसे नारुतो ये पोस्ट डिजर्व करता है, क्योंकि उसने फोर्थ के नीचे वॉर में जो जलवा दिखाया था, उससे पक्का होता है कि अगला होकागे तो नारुतो ही बनेगा। फिर अगली सुबह हिनाटा लंच बना लेते हैं, तो हिमाबारी नारुतो को उठाने जाती है, लेकिन नारुतो उठता नहीं। तो बोडो कहता है कि इस तरह से नहीं उठेंगे, इन्हें उठाने का मेरे पास एक अच्छा प्लान है। एक कहते ही बोडो नारुतो के ऊपर कूद जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हिनाटा नारुतो को कहता है कि मैं होकागे सेरेमनी के लिए आपके लिए होकागे यूनिफॉर्म को लाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि होकागे यूनिफॉर्म को लाने में अगर ज्यादा देरी हो जाती है तो मोटोइची उस होकागे यूनिफॉर्म का क्या हाल करती है। और हाँ, अभी खाना खा के टाइम पर होकागे सेरेमनी में पहुंच जाना, वरना ककाशी सेन से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएंगे। फिर कुछ टाइम में नारुतो सेरेमनी में जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वो बोट और हिमाबारी को कहते हैं कि तुम दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हम लेट हो जाएंगे। वही बोट और हिमाबारी एक टेडी बेयर को लेने के लिए दोनों में लड़ाई चल रही थी, और दोनों में इस खींचातानी की वजह से वो टेडी बेयर फट जाता है। मुझे माफ कर देना, लेकिन ये तुम्हारी गलती है, जिसके कारण ये टेडी बेयर फट गया। जिसके बाद हिमाबारी बोटो को बहुत ही गुस्से से देखने लगती है, और बोटो ये देख के हैरान हो जाती है कि ये तो बेकुकान है। डैड प्लीज मुझे बचाइए। हिमाबारी की आंखें अचानक से मोम की जैसे डरावनी हो गई, और वो मुझे मारना चाहती है। वही नारुतो भी ये देख के हैरान हो गया था कि हिमाबारी की आंखों में तो बेकुकान है। फिर हिमाबारी बोटो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उन दोनों के बीच में नारुतो आ जाता है, जिससे वो हमला नारुतो को लग जाता है। इधर सेरेमनी में काकाशी सन से कहते हैं कि आज से मैं इन सबसे आजाद हो जाऊंगा, और हॉस्पिटल में जाकर जिराया सेंसेई की तरह मजे करूंगा और रिसर्च करूंगा। अब तो खुद ही रिटायर होकर आराम करेंगे, और साथ में पीछे हमारे लिए इतना सारा काम छोड़ के जा रहे हैं। सच में आप बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज इंसान है। तभी यहाँ पर हिनाटा नारुतो के लिए होकागे यूनिफॉर्म ले आती है, तो काकाशी हिनाटा को कहता है कि नारुतो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा, होकागे सेरेमनी जल्दी शुरू होने वाला है। तो हिनाटा काकाशी को कहता है कि मैं उन्हें अभी बुला के लाता हूँ। फिर हिनाटा जैसे घर पहुंचते हैं, ये देख के हैरान हो जाते हैं कि नारुतो फर्श में बेहोश पड़ा हुआ था, और उसके चाकरा पॉइंट में किसी ने हमला किया था, जिसके कारण वो सारा दिन सादा जी पर बेहोश ही पड़ा रहेगा। इधर सेरेमनी में नारुतो अभी तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण सभी लोगों का सबर का बांध टूट रहा था। इसलिए काकाशी को एक बहुत ही बड़ा कदम उठाना पड़ा था, और वो कहता है, देवी और सज्जनों, मेरा नाम है काकाशी हताके, और मैं आज से अपने होकागे का पद छोड़ता हूँ, और मेरी जगह 7 होकागे बनेंगे वो इंसान जिसने फोर्थ के निंजा वॉर में सभी को रास्ता दिखाया था, और कोई नहीं बल्कि हमारा नारुतो उज़ुमाकी है। हालांकि कुछ लोगों को पता चल रहा था कि ये नारुतो नहीं बल्कि कोई और है। इधर हिमाबारी बोर्डो को ढूंढ रही थी, और बोर्डो एक स्टोर रूम के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन हिमाबारी अपनी बैकुगान की वजह से बोर्डो जहाँ पर भी क्यों ना छुप जाए उसे वो ढूंढ ही लेता था। और प्रेजेंट में बोर्डो कहता है
की। और उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया कि मैं हिमाबरी को और कभी भी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। लेकिन अभी हिमाबरी बहुत ही ज्यादा बीमार है, फिर भी हमारे डैड थोड़ा सा टाइम निकल के हिमाबरी को देखने भी नहीं आ सकते हैं। तभी यहाँ पर नारुतो आ जाता है और नारुतो को देख के बोरुतो कहता है कि आज आपको काम नहीं है। हाँ, मुझे आज बहुत ही ज्यादा काम है, लेकिन मैंने वहाँ पर अपना शैडो क्लोन छोड़ दिया है। फिर कुछ टाइम बाद हिनाटा किचन में खाना बनाने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर बाप बेटों की पहले लड़ाई चल रही थी कि नारुतो कहता है कि आज हम एग बनाएंगे और एग सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बोरुतो कहता है कि नहीं, आज हम बिरयानी खाएंगे। तुम दोनों को जो भी करना है वो बाहर जाके करो, मेरे किचन में हंगामा मत बचाओ। ये कहते हिनाटा उन दोनों को घर से निकाल देता है। तो नारुतो कहता है कि अब हम क्या करें, चलो कुछ खाने चलता है। फिर नारुतो बोरुतो को इचिरा को शॉप में ले जाके कहता है कि यहाँ पर मैं तब से आ रहा हूँ जब मैं तुम्हारी उम्र का था। है अब हमें एक खाना पड़ेगा, एक बार तो तुम इचिरा को नूडल को चख कर देखो तो तुम इसके दीवाने हो जाओगे। फिर नारुतो इचिरा को नूडल की तारीफ करने लगता है कि इचिरा को नूडल ऐसा है वो ऐसा है। वो सेवन होकर बहुत दिनों बाद आप यहाँ पर आए, वैसे बोरुतो तो काफी बड़ा हो चुका है। नहीं, ये अभी भी बच्चा ही है। फिर नारुतो उसे एक फटाफट कूपन दिखाते हुए कहता है क्या ये चलेगा, तो वो लेडी कहता है कि हाँ ये चलेगा। वैसे भी फोर्थ के निंजा वॉर की वजह से आपकी वजह से हमारी दुकान इतनी चली। उसी टाइम टीवी में एक न्यूज चल रही थी जहाँ पर कह रहे थे कि 5 के समय जल्दी शुरू होने वाला है, तो फिर आप फिर से बिजी होने वाले हैं। लेकिन इसकी वजह से आप मॉम और हिमाबरी को परेशान मत करना। हाँ मुझे पता है बोर्डो, मैं हिमाबरी और तुम्हारी मॉम को परेशान नहीं करूंगा। तभी यहाँ पर चोजी और चोजो आता है जो कि हर साल बाप बेटी यहाँ पर रामेन खाने का कंपटीशन करने के लिए आते हैं। जैसा सुनकर नारुतो को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो चोजी कहता है कि नारुतो तुम इसे दूर ही रहो तो अच्छा है, और चोजो भी यही कहता है। उसके बाद नारुतो कहता है कि इस शॉप में बहुत से ऐसे चीज है जो बदल चुके हैं, लेकिन इस शॉप में मेरी बहुत से यादें जुड़ी हुई है। उधर चोजी और चोजो को रामेन परोसे थे और चोजो रामेन खाते हुए कहते हैं कि क्या लगता है डैड, इस बार हम लेजेंडरी वुमेन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। डैड क्या आप मुझे बताएंगे कि ये दोनों कौन से लेजेंडरी वुमेन की बात कर रहे हैं? तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, बस अपना खाना खाओ। उधर वो दोनों रामेन खाते खाते दोनों ही बेहोश हो जाते और चोजो कहते हैं कि हम इतना करीब थे लेजेंडरी वुमेन का रिकॉर्ड तोड़ने के, फिर वो भी बेहोश हो जाती है। पता नहीं दोनों कौन से लेजेंडरी वुमेन की बात कर रहे हैं। तो नारुतो इशारा करके बोरुतो को दिखाता है और बोरुतो ये देख के हैरान हो जाता है कि वहाँ पर उसकी मॉम का फोटो लगा हुआ था सबसे ज्यादा रामेन खाने के रिकॉर्ड करने का। उसके बाद हम हिनाटा को देखते हैं जो कि बोरुतो और हिमाबरी दोनों सो जाते हैं। नारुतो को कहते हैं कि ये फोटो तब की है जब तुम होकागे बने थे। हाँ, मेरा होकागे बनने का सपना तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी पूरा विलेज मेरा एक फैमिली है और मुझे इस पूरा विलेज का भी ख्याल रखना है। मैं तो बिल्कुल एकदम थर्ड होकागे के जैसे बात कर रहा हूँ। तुम बचपन से ऐसे थे नारुतो, तुम्हारा होकागे बनना ड्रीम था और तुमने उस ड्रीम को पूरा भी कर लिया, लेकिन तुम रुके नहीं बल्कि दूसरे सपने के पीछे भागने लगे। सच में तुम्हें पति के रूम में पाके मैं धन्य हो गया। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम रॉक ली को देखते हैं जो कि अपने बेटे मेटल ली को ट्रेनिंग दे रहा था। उसी दूसरी तरफ साई भी अपने बेटे इनोशिन को ट्रेनिंग दे रहा था। इनोशिन का तुम मुझे बताओगे ये तुमने क्या किया? डैड, आपका तरीका पुराना हो चुका है, इसलिए मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा कलर भर देना चाहिए, और वैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट बेस कलर थोड़ी ना अच्छा लगता है। वही शिका ने भी अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु को और भी बेहतर करने के लिए अपने डैड के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उधर बोर्ड अपने डैड के होकागे स्टोन को और भी ज्यादा सुंदर बनाने में लगा हुआ था। ये लड़का पता नहीं कब सुधरेगा, ये अपने डैड को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। तभी उस होकागे स्टोन के ऊपर नारुतो आ जाता है। बोरुतो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि ऐसा मत किया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? ये कहते हैं नारुतो बोरुतो के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन वो तो बोरुतो का बस एक क्लोन होता है। जिसके बाद बोरुतो नारुतो को इडियट कह के वहाँ से भाग जाता है। फिर बोरुतो भागते भागते उसे सारडा मिलता है, तो बोरुतो सारडा को चुप रहने को कहता है और खुद ही गटर के अंदर छुप जाता है। तभी यहाँ पर नारुतो आ जाता है और नारुतो बोरुतो के बारे में सारडा से पूछ दिया, तो सारडा सामने इशारा कर देता है और नारुतो उस तरह चला जाता है। सारडा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बारे में डैड को नहीं बताया। पता नहीं एक किस तरह के होकागे है, जरा से होकागे स्टोन को कुछ करने से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी बोरुतो देखता है कि वो हिल नहीं पाता क्योंकि शिकामारु ने बोरुतो को अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से पकड़ लिया था। बोरुतो, तुम अपने डैड को इतने ज्यादा परेशान क्यों कर रहे हो? होकागे बहुत ही बिजी इंसान है और अगर अपने सेज मोड का यूज कर रहे ना तो उन्हें तुम्हें ढूंढने के लिए एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, समझे? मुझे ये बात पता है, इसलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ ताकि डैड सीरियस होकर मुझे पकड़ने की कोशिश करे। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं, ऐसी कर रहा है। तुम जाकर लॉस सेवन को जल्दी यहाँ पर लेके आओ। ओ शिट, ठीक है लाता हूँ मैं। उसके बाद अगले सीन में सारडा एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। एक दूसरी तरफ मेटल ली और ली अपने हाथ के बाद ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे, तो सारडा उनको बहुत ही ध्यान से देखती है। सारडा, क्या तुम मुझे बताओगे तुम क्या सोच रहे हो? मैं असल में एग्जाम के बारे में सोच रहा हूँ। एग्जाम के बाद तो हमारे पास बहुत ही फ्री टाइम होगा, तो तुम क्या करोगे? मैंने अपने डैड के साथ
प्रॉमिस किया था कि मैं उनके साथ ट्रेनिंग करूंगा एग्जाम के बाद। तभी यहाँ पर चोजो के डैड आ जाते हैं तो चोजो अपना मुंह फेर लेते हैं, जिसे देख के सारा इसकी वजह पूछता है। तो चोजो कहता है कि तुम उसके हाथ में वो चीज का पैकेट देख रहे हो ना, ये दिखा के वो शॉप कर रहे हैं। पता नहीं ये किस तरह के इंसान है, कभी कभार तो लगता है कि ये मेरा डैड है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है सरडा? सच में पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम बताओ सरडा, क्या मैं इस इंसान की तरह गया हूँ? क्योंकि ये इंसान तो सारा दिन खाता रहता है, क्या मैं इसकी तरह थोड़ी ना सारा दिन खाता रहता हूँ? वैसे तुम किसकी तरह गए हो, अपने डैड की तरह या मॉम की तरह? जिसका जवाब सारडो को नहीं पता था, क्योंकि वो अपने मॉम की तरह तो बिल्कुल नहीं बनी है और उसने अपने डैड को बचपन से नहीं देखा है। जिसके बाद सारडा घर आके अपने डैड की फोटो देखता है, जो कि तब की थी जब सास के आकाशुकी में था। डैड, आखिरकार आप कहाँ पर है कि आपको मेरी और मॉम की बिल्कुल भी याद नहीं आती? और इसके बाद सारडा खाना खाते हुए अपने मॉम से पूछते हैं कि शायद मेरी आई साइड अपने डैड के ऊपर गई है, क्योंकि आप तो चश्मा नहीं पहनते हैं, तो शायद मेरे डैड ही चश्मा पहनते होंगे। तुम आखिरकार आज ऐसे अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हो सारडा? वैसे मॉम, मेरे डैड का कभी न खत्म होने वाला मिशन कब खत्म होगा? शायद फ्यूचर में कभी खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे पता था कि आपका जवाब कुछ ऐसा ही होगा। आपको तो ये भी पता नहीं है कि आपके हस्बैंड चश्मा पहनते हैं या नहीं। इसके बाद अगली सुबह सारडा अपने डैड के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी के एक आदमी के पास जाके पूछता है कि क्या आप सास के उचिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बस तुम 2 मिनट यहाँ पर रुको। एक है तो वो आदमी इंटरनेट में सास के उचिया के बारे में सच कहने लगता है, लेकिन सास के उचिया की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्राइवेट है और कोई भी सास के उचिया के परमिशन के अलावा वो नहीं देख सकता था। तो सारा को दूसरा कोई ऑप्शन ना दे के उचिया के बुक को निकालता है, जहाँ पर उचिया के बारे में बहुत ही गहराई से लिखा हुआ था कि शारिंगन बहुत ही कम लोग अभी कर पाते हैं और मांगी को शारिंगन वही लोग अभी कर पाते हैं जिसने बहुत ही करीबी इंसान को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा हो। फिर एक हादसे के कारण सारे उचिया मेंबर खत्म हो गए थे, बस सारडा उचिया और सास के उचिया ही अब बचे हैं। फिर सारडा अपने घर जाके अपने मॉम से पूछता है कि आखिरकार डैड का मिशन अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्या सच में अब उसकी वाइफ है भी या नहीं? तुम्हें आखिरकार बार बार एक क्या हो जाता है? तुम सच में मेरी और सास के उचिया की बेटी हो और ऐसे अजय से बातें करना बंद करो, समझी? मैं अजीब सी बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके और सास के उचिया का रिश्ता बहुत ही अजीब है। और ये बात सुनते साकुरा को आ जाता है गुस्सा और उस जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे पूरी जमीन ही टूट जाती है। मुझे माफ कर देना कि मैंने इस तरह तुमसे बिहेव किया है, लेकिन तुम्हारा डैड एक मिशन पर है और वो एक ना एक दिन खत्म होकर हमारे पास जरूर आएंगे। क्या सच में आपको यही लगता है? मुझे तो ये भी नहीं लगता है कि उनको ये बात पता है या नहीं कि उनकी एक बेटी भी है। उसी टाइम सकुरा ने जो जमीन पर पंच मारा था, उसके कारण उनका पूरा घर ही टूट के बिखर जाता है, जिसे देखकर सकुरा बेहोशी हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर सिजुने आते हैं और सिजुने सकुरा को देख के कहते हैं कि कुछ टाइम से हम बहुत ही ज्यादा बिजी थे और इस स्ट्रेस के कारण शायद सकुरा बेहोश हो गई है। मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, क्या तुम भी हमारे साथ आओगी? नहीं, मुझे काम है, तो आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। जिसके बाद सर अपने डैड का फोटो को उठाते हैं और उसे निकाल के देखती है, तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके बगल में एक औरत थी जो कि सेम टू सेम उसी के जैसे ग्लासेस पहने थे और उसे थोड़ा सा शक भी होता है कि ये औरत उसकी स्लिम मॉम तो नहीं। उसके बाद सारा एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और वहाँ पर भी अपने डैड का फोटो को ही देख रही थी, तभी पीछे से उसे कुछ आवाज सुनाई दी थी और पीछे चोजो की फैमिली बैठी हुई थी जो कि उससे भी बात कर रहे थे। तुम जितना हो सके उतना ज्यादा खाना खाओ तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। मुझे कि आपके जैसा समझो कि बार बार मैं बस खाना खाते ही रहो, आपने मुझे गुस्सा दिला दिया है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। हेलो चोजो, तुम आखिर का यहाँ पर क्या करो? सर, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, प्लीज किसी को मत कहना। वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, तुम्हें क्या लगता है उनमें से कोई मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं? क्या सच में? मुझे तो नहीं लगता। मुझे आज भी वो बात याद है जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटी और बीमार थी, तब मेरे मॉम के बगल में एक आदमी था और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। उसने मेरे सर में अपना हाथ सहलाया, मुझे तो लगता है कि वही मेरे असली डैड है। तभी यहाँ पर बिस्किया के कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि तुम तो उन दोनों की असली बेटी हो और एक लौते उनके चिराग हो। दफा हो जाओ बिस्किट, तुम ऐसे तुम कभी भी एक लड़की को नहीं समझ पाओगे। और सारा तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो क्या तुम मेरे असली मॉम डैड को ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे? इसलिए मैं एक जर्नी पर जाना चाहता हूँ और तुम क्या मेरे साथ आना चाहोगे? ये बात सुनते सारा एक्साइटेड होकर कहने लगते हैं कि ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अगर मुझे अपने डैड से बात करना है तो मैं खुद ही उनको ढूंढ के इस औरत के बारे में पूछूंगा, लेकिन पहले मुझे लॉ सेवन के पास जाके उनकी कुछ जानकारी लेना पड़ेगा। जिसके बाद हम विलेज में सास्के का ईगल देखते हैं, जो कि नारुतो के पास सास्के का एक मैसेज लेकर आया हुआ था और नारुतो वो मैसेज पढ़ के हैरान हो जाता है कि सास्के का एक बच्चे के साथ लड़ाई हुआ था और उस बच्चे के पास सास्के की तरह शारिंगन और मांगी कुछ शारिंगन है। उसके बाद हम सास्के को देखते हैं जो कि अपने स्पेस टाइम जूसे की मदद से इस जंगल में टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे देख के लग रहा था कि वो काफी ज्यादा घबराया सा था। उसी टाइम सास्के के ऊपर एक आदमी हमला कर देता है, तो सास्के उस हमले को ब्लॉक कर देता है और इसी तरह कुछ लड़ाई करते हुए वो आदमी अपने चेन को सास्के की तलवार में लपेट देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सास्के अपने लाठी स्टाइल से उस आदमी को एक जोरदार झटका देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो एक बच्चा है और इसकी आंखों में भी सास्के की तरह शारिंगन है। तुम्हारी आंखों में शारिंगन है, कहीं तुम सरडा तो नहीं हो? लेकिन वो बच्चा कुछ भी ना कहकर वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम इस बच्चे को एक अजीब से जगह में एक अजीब से आदमी के सामने देखते हैं।
तो फिर तुम सास के उचिया से लड़े थे? हाँ, मैं उससे लड़ा था और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पा रहा था। जाहिर सी बात है कि तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे। शायद उसने अपनी आंखों का 10% भी तुम्हारे खिलाफ यूज नहीं किया होगा, लेकिन सास के उचिया उचिया क्लियर पे करेंगे, इसलिए उसके पास वो आंखें नहीं रहना चाहिए। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है और उसने इताची उचिया को मारा है, इसलिए उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इधर काकाशी सांसे हॉस्पिटल में आराम फरमा रहे थे, तभी नारुतो उस शारिंगन वाले बच्चे के बारे में बताने के लिए काकाशी को कॉल करते हैं। नारुतो, तुम जानते हो ना मैं रिटायर हो चुका हूँ और रिटायर हो जाने के बाद भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो नारुतो शारिंगन वाले बच्चे के बारे में सब कुछ बता देता और ये बात सुनकर काकाशी कहता है ओ ऐसी बात है, तो फिर वो बच्चा उचिया क्लैन का सर्वाइवर हो सकता है या फिर वो उससे रिलेटेड है। अबे उसका मतलब क्या है वो तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। उधर सर्टा नारुतो के ऑफिस में पहुंच जाती है और वहाँ पर जाके वो नारुतो की बात सुनता है कि मैं सासके से मिलने जा रहा हूँ और मैं बिलेश्वर एक क्लोन छोड़ के जा रहा हूँ, तो मेरे क्लोन के साथ तुम सब कुछ संभाल लेना, ठीक है, तुम फिक्र मत करना। वैसे भी इस काम से वो काम ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद सर्टा नारुतो को पीछे करते करते मेन गेट तक पहुंच जाता है, तभी अब चोजो आ जाती है। हेलो सारा, मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। हम दोनों मेरे डैड को ढूंढने जा रहे हैं और ये जर्नी काफी लंबी भी हो सकती है, इसलिए मैंने 1 महीना का खाना एक ही बार में ले लिया। ओ ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया चोजो। उधर नारुतो शिकामारु को कहता है कि अगर बोर्ड यहाँ पर आए तो उसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना। एक है कि नारुतो वहाँ से चला जाता है, तभी यहाँ पर बोर्ड और बिस्किट नारुतो के लिए लंच ले आते। ओ अभी पता चला कि नारुतो ने माफी क्यों मांगा, वो बहुत ही जल्दी में था इसलिए वो चला गया। ओ ऐसी बात है, चलो बिस्किट इस आदमी का तो ये रोज का नाटक है। तभी यहाँ पर सर आके कहता है कि ये लंच बॉक्स मुझे दे दो, मैं लॉस 7 को दे दूंगा क्योंकि तुम्हारी मॉम ने बहुत ही प्यार से ये लंच बॉक्स तुम्हारे डैड के लिए बनाया था, इसलिए ये ऐसा ही जाया हो जाए ये मैं नहीं देख सकता हो, तो मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। अच्छा ठीक है, जाके दे दो, वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो खाना खाए या नहीं। ये लंच बॉक्स मुझे लॉस 7 को देने जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सारा लॉस 7 जिस तरह की है उस तरह जाने लग जाती है और वहीं पर एक अजीब सा चीज जिसके आंखों में भी शारिंगान था, वो चोजो और सारा को जाते हुए देख रहा था। सीन सासके की बेटी लॉ 7 की तरफ जा रहा है। इस बार तुम्हारा नया मिशन है कि सासके की बेटी को पकड़ के लाओ, और अगर तुम इस मिशन पर फेल होते हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर चोजो और सारडा दौड़ते दौड़ते चोजो बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, तो चोजो थोड़ी देर आराम करने के लिए सारडा को कहते थे। यहाँ पर शीन आ जाता और शीन को देख के सारडा कहते कि तुम्हारे पास आखिरकार शारिंगन कैसे आया और तुम हो कौन। मेरा नाम है शीन उची और मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो वरना मुझे तुम्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? उचिया क्लैन में तो बस मैं और मेरे डैडी बस लौते सर्वाइवर बचे हैं, तो तुम आखिरकार उचिया क्लैन से कैसे हो सकती हो? मैं यहाँ पर तुमसे बहस करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। और चोजो को लगता है कि शायद सीन उसे ले जाने के लिए आया है, तो चोजो उसके पीछे जाके अपने एक्सपेंसर जिससे उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन सीन उसके हमले से बच जाता है और कुनाई से चोजो के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन एंड टाइम में नारुतो वहाँ पर आके चोजो को बचा लेता है। तुम्हारे पास शारिंगन है तो फिर तुम्हें वो बच्चे हो जिसकी बात सासके कर रहा था, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ विलेज जाना पड़ेगा। तो शीन अपने शारिंगन को मांगे को शारिंगन में ट्रांसफर कर देता है और उसकी कुनाई को कंट्रोल करके नारुतो की तरह छोड़ देता है, लेकिन नारुतो अपने नाइन टेल मोड में आ जाता है और अपने नाइन टेल चाकरा से उनसे भी कुनाई को रोक लेता है। नारुतो ये शारिंगन वाला लड़का कोई आम लड़का नहीं है, इसलिए तुम इसे हल्के में मत लेना और अच्छी तरह से लड़ना इसके साथ। कुरामा, मैं तुम्हारे सलाह को याद रखूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये बच्चा मेरे सामने टिक पाएगा। एक है कि नारुतो अपने नाइन टेल चाकरा से उस बच्चे के ऊपर हमला करने लग जाता है और वो बच्चा नारुतो के हमले से बच बच के उस छोटे शारिंगन वाली चीज के पास चला जाता है। शिनोबे के इस दौर में नारुतो उज़ुमाकी इकलौते ऐसे इंसान है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और इनको लड़ते हुए देखना बहुत ही फक्र की बात है और तुम उनके सामने जीत नहीं पाओगे, इसलिए अभी के लिए यहाँ से चलो। एक है तो वो छोटा चिरकुट अपने कामों के यूज करके शीन को वहां से ले जाता है। लॉस 7 वो लड़का आखिरकार मेरे पीछे क्यों पड़ा था? और जब मैंने उसके नाम पूछा तो उसने कहा कि वो भी उचिया क्लैन से है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम क्या डर गए थे सारडा? तुम मत डरो, जब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता और हर समय मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और एक बार तुमने अपने डैड को कभी भी नहीं देखा है ना, तो मैं उनसे मिले जा रहा था, तो क्या तुम दोनों मेरे साथ आओगे? जिसके लिए सारडा मान जाते और वो सोचने लगते है कि फाइनली मैं अपने डैड से मिलूंगी। जिसके बाद काफी लंबे समय के बाद वो सभी ऊंचा पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सासुके है, लेकिन वो सभी ऊंचा पर पहुंचने से पहले चोजो कहते हैं कि बस मैं इससे ज्यादा और नहीं चल सकती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं तब वहाँ पर जाएंगे हम। लेकिन सारडा अपने डैड से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, जिसके कारण वो वॉशरूम का बहाना बना के आगे चले जाती है और इसी एक्साइटमेंट के कारण सारडा के शारिंगन का वांटो में जाग जाता है। इसके बाद सारडा जैसे उस कैसल के अंदर जाते हैं उसकी मुलाकात सासुके से होती है।
डैड क्या सच में ये आप भी हैं? तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो? और तुमने मेरे ठिकाने का पता कैसे लगाया? खैर इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम अब यहीं पर ही मरने वाली हो। तो गाइस आज के लिए बोर्ड का ये पार्ट हम एक बार एंड करते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी को बोर्ड का ये पार्ट कैसा लगा। और पिछले सभी पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है, तो जाकर देख लेना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख देना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।